आज हम बात करेंगे दोस्तों उस घटना की जिस घटना को लेकर न सिर्फ देश विदेश और तो और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और दुबई के प्रिंस, ये सारे लोगों की संवेदनाएं भारत के उस घटना के साथ जुड़ी हुई हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो घटना है वो इतनी भयावह है, इतनी दर्दनाक है कि शायद उसे हम जितने शब्दों में निंदा करें वो भी कम पड़ जाएगा। उन पूरे भारतवासियों का खून खौल उठा है जिनसे उन्हीं के देश में रहने पर पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर हिंदू हो तो गोली मार दी जाती है और मुस्लिम हो तो छोड़ दिया जाता है। उनसे कलमा पढ़वाने के लिए कहा जाता है। जिसको कलमा नहीं याद हो आखिर वो क्या करेगा? फिर उसे मौत की नींद सुननी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगांव की एक मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन की। और बैसरन जो है, मंगलवार को लगभग 2:30 हो रहे होते हैं कि तभी अचानक से यहाँ पर वो होता है जो न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देता है। नवविवाहित जोड़े वहाँ पर हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन कौन जानता था कि इन जोड़ों का ये आखिरी दिन होगा। हनीमून की तो बात छोड़िए, अब दोबारा ये इस दुनिया में ही नहीं रह जाएंगे। इस तरीके की खौफनाक घटना को अंजाम दिया जाता है सिर्फ ये पूछकर कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही नाम बताते हैं सीने पर गोली मार दी जाती है। और तो और दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं मतलब एक लोगों के साथ नहीं, दो लोगों के साथ नहीं, बल्कि बिना किसी गलती के कुल अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है 28 लोगों की मौत हो गई है, सिर्फ और सिर्फ उनके हिंदू होने के नाते। जिस देश में हम रहते हैं ये हिंदू प्रधान देश है और इसी देश में हिंदू रहने के बाद, हिंदू होने के बावजूद भी मार दिया जाए तो उस देश के लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी। उस देश में रहना ही किस तरीके का है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप मुस्लिम हैं, तो कोई आपसे आपकी जात पूछकर मार नहीं सकता है। आप किसी भी देश में रहिए, उस देश की मेजॉरिटी में रहिए, फिर देखिए आपको कोई मार के आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा, मारने की तो बात छोड़िए। लेकिन हम भारत में रहते हैं, भारत में रहने के बावजूद भी अगर हम हिंदू बताते हैं तो हम जान से मार दिए जाते हैं। किस तरीके की मेंटलिटी है और क्यों इस तरीके की घटना हो रही है और इसका किस तरीके से जवाब देना बेहद जरूरी है। अब देश की आन बान और शान की बात है। इस वजह से आज के जो जुर्म के वर्चस्व की कहानी मैं शुरू कर रहा हूं, यकीन मानिए मैं ये एक बार भी नहीं कहूंगा आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ ना करिए, लेकिन एक बार पूरी वीडियो को सुनिएगा जरूर, ताकि आप भी अपने देश में होने वाले इस आतंकी हमले के बारे में 2 शब्द कमेंट में तो जरूर लिख सकें। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विनय नरवाल, जो हरियाणा के रहने वाले होते हैं और नेवी में वो लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात होते हैं। उनकी महज 2 से 3 दिन पहले शादी हुई रहती है और 21 अप्रैल को वो अपना हनीमून मनाने के लिए यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन उन्हें यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता है, तो वो सोचते हैं कि हम यूरोप के स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते तो क्या हुआ, भारत में भी एक मिनी स्विट्जरलैंड है हमारे हरियाणा से कुछ ही दूर पर है, यानी कश्मीर के पहलगांव के निकट, जिस पर्यटन स्थल का नाम है बसरेन। उसे पूरे वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड के बाद से भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन है कि जिसे देखने के लिए हर कोई मोहित होकर उस जगह पर चला जाता है। और ठीक वीजा न लगने के कारण विनय भी अब अपनी पत्नी के साथ यूरोप छोड़ करके भारत के इस मिनी स्विट्जरलैंड में जाने का फैसला लेते हैं और दोनों 21 अप्रैल को पहलगाम बाई फ्लाइट पहुंच जाते हैं। और अगला दिन होता है 22 अप्रैल 2025 का, जब दोपहर के समय उनकी पत्नी फोन करती हैं अपने घर पर और रोने लगती हैं और रोते हुए बार बार एक शब्द कहती हैं कि पापा, उन लोगों ने विनय को मार डाला। पिताजी, उन लोगों ने विनय को मार डाला, आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए। ये सुनते ही
पूरा परिवार शॉक रह जाता है कि आखिर क्या हो गया, इस तरीके का रोते हुए कॉल बहू क्यों कर रही है, अभी तो कल ही गई है और आज इस तरीके का कॉल आ रहा है। इसे सुनने के बाद पूरे घर वाले बिल्कुल आश्चर्य से भर जाते हैं। उन्हें तो मानो यकीन ही नहीं होता कि मेरा बेटा फौज में है और उसे कश्मीर में कैसे मार दिया जाता है। कि तभी जब ये पता चलता है कि कुछ आतंकी आते हैं और वो विनय को गोली मार देते हैं, तो पूरा परिवार बिल्कुल सन्न सा रह जाता है। परिवार को ऐसा लगता है कि मानो अब तो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। पूरे परिवार में हंगामा मच जाता है और आनन फानन में तुरंत पिता, बहन और ससुर जो होते हैं इनके विनय के, ये सारे लोग वहाँ से रवाना होते हैं और सीधे कश्मीर के उसी पहलगांव की तरफ पहुँचते हैं जहाँ पर उनकी डेड बॉडी रखी गई होती है। पूरा परिवार गमगीन हो जाता है। आसपास का माहौल जो शादी की खुशियों को अभी भूल भी नहीं पा रहा था, अभी तो घर में खुशियां चल ही रही थी, कि तभी उधर से अर्थी आने का जो सूचना आता है ना, यकीन मानिए उस माँ के कलेजे को फाड़ देता है। उस पिता के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं कि आखिर वो अपने बेटे के लिए दो शब्द कहे तो क्या कहे। और ठीक उसी के कारण अब जिस घर से डोली निकली होती है, उसी घर पर विनय का अंतिम संस्कार आज शाम मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट पर करने की पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, जिसमें उस प्रदेश के सीएम भी मौजूद रहेंगे। ऐसी बात कह के पूरी वीडियो कॉल पर ये पूरी घटनाक्रम की जानकारी दिया जा रहा होता है और पूरे परिवार का वो हाल हो चुका होता है जो हम यहाँ शब्दों से बयां भी नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक और परिवार गया होता है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले होते हैं, जिनका नाम होता है शुभम द्विवेदी। शुभम द्विवेदी हमले से कुछ देर पहले अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर घूमते हैं। उनके तो परिजन इतने नाराज हैं कि कह रहे हैं कि बताइए, सरकार जहाँ पर टूरिस्टों को बढ़ावा दे रही है, वहाँ इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जा रही है। उनके परिवार का तो और इससे भी ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल शुभम अपने पूरे परिवार के साथ तकरीबन 11 लोग 17 अप्रैल 2025 को वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से चलकर कश्मीर की घूमने के लिए जाते हैं और उसी कश्मीर के एक एक जगहों को चुन चुन कर वो लोग घूमते हैं। इसी दरमियान 18 अप्रैल को पूरा परिवार यानी ठीक उनके जीजा जी का जन्मदिन मनाता है और उस जन्मदिन में सारे लोग बेहद खुश नज़र आते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है, लेकिन वो फिर एक बार काला दिन आता है, जो दिन होता है 22 अप्रैल 2025 का। दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे होते हैं और एक जगह पर वो खड़े रहते हैं और उसी जगह पर कुछ खा रहे होते हैं। उसी दरमियान एक व्यक्ति उनके पास आता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं। वो दोबारा पूछता है कि तेरा नाम क्या है, बताओ तुम। तो कहता है, क्या करोगे मेरा नाम जान के, मेरा नाम जान के तुमको क्या मतलब है। फिर वो एक बार पूछता है कि तू अपना नाम बता। जैसे ही वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या कर लोगी, तुरंत वो शख्स अपने कमर के पास से निकालता है AK-47 और सीधे शुभम द्विवेदी के सीने में गोली मार देता है। उनकी पत्नी वहीं पर शॉक हो जाती हैं, वो भी उनके साथ ही उस ठेले पर कुछ खा रही होती हैं और दोनों लोग एक साथ खड़े रहती हैं। जब वो पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो, अब जब मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं रह के क्या करूँगा। उस आतंकी ने साफ साफ शब्दों में जो कहा वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। वो कहता है कि तुम इस पूरी घटनाक्रम को जाकर अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनको ज़रूर बताना कि मैंने इस तरीके से तुम्हारे पति को मारा और मैंने तुम्हें इसीलिए मारा। अचानक से वो पूरा परिवार सन्न रह जाता है। इस परिवार के 5 सदस्य उस समय घुड़सवारी कर रहे होते हैं, बाकी जो 6 सदस्य रहते हैं वो नीचे घाटी में मौजूद रहते हैं और 2 पति पत्नी इसी स्विट्जरलैंड का नज़ारा अकेले रह रहे होते हैं, जिसमें अचानक से शुभम द्विवेदी को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरा परिवार गमगीन हो जाता है, निशब्द हो जाता है। इस तरीके की कुकृत्य किए गए घटना के लिए
कोई शब्द नहीं है जो हम आपको बयां करें। और इसी तरीके से जो आतंकी हमला होता है वो तकरीबन 28 टूरिस्टों को एक एक करके उनके जाति, उनके धर्म को पूछ पूछ करके गोलियों से भून दिया जाता है और उनकी एक एक कर मौत हो जाती है। टूरिस्टों की संख्या कुछ इस प्रकार है, जिसमें महाराष्ट्र के 5, कर्नाटक के 4, गुजरात के 3 और पश्चिम बंगाल के 2 टूरिस्ट हैं। इसके अलावा हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल के लोगों का भी शिकार किया गया है। और आतंकियों ने के गोली से जम्मू कश्मीर के भी एक व्यक्ति की मौत होती है जो वहीं के स्थानीय होते हैं, और एक नेपाल के भी नागरिक की मौत हो जाती है। उस वक्त जो घटना होती है, टूरिस्ट अपने पूरे परिवार के साथ इस सुनहरे मौसम का आनंद ले रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन जंगलों में से एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 लोग सामने आते हैं। चश्मदीद बताते हैं कि ये जैसे ही 6 लोग सामने आते हैं, सबसे पहला काम यही पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही वो व्यक्ति नाम बताता है, परिवार के लोग कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते, नाम बताते ही सीधे पुरुषों को गोली मार दी जाती है। ये पूरा घटनाक्रम तकरीबन 20 मिनटों तक चलता है और 20 मिनट के बाद पुलिस और सुरक्षा बल तकरीबन 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का इस घाटी में बेहद समस्या है वहाँ। और उसके बाद पहुंचने के बाद इस पूरी घटनाक्रम को देखा जाता है, जल्दी जल्दी लोगों की मदद की जाती है, लेकिन वो 4 फीट का रास्ता होता है और तकरीबन 4 से 5 हज़ार टूरिस्ट होते हैं और उन्हें उसी रास्ते से निकलना होता है। हर बार जब किसी भी व्यक्ति को मारा जाता तो उसकी पत्नी से ये बात कहा जाता कि अपने देश के प्रधानमंत्री को बता देना कि हमने गोली मारी है। इसका मतलब क्या है, वो आतंकवादी क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, क्यों बार बार वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे होते हैं, ये सोचकर वो गोली मारते हैं, वो भी उन निहत्थे लोगों पर जिनके पास कुछ था ही नहीं। शायद अगर शुभम द्विवेदी हुए या लेफ्ट होते, इन लोगों के पास अगर गन होता तो वो भी इसका रिटेलिएट जरूर करते, जवाब तो जरूर ही देती गोली मारने का। लेकिन निहत्थे लोगों पर काम करना, निहत्थे लोगों पर ही वार करना, ये इस शायद उसी धर्म के ठेकेदारों द्वारा सिखाया जाता होगा जिस धर्म में आतंकी बनाया जाता है। क्योंकि अगर वो लोग मर्द होते तो फिर निहत्थों पर नहीं, हमारे यहाँ तो युद्ध करने में भी सिखाया जाता है कि जब भी हम वार करेंगे तो शाम के समय वार नहीं करेंगे, किसी निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, किसी नागरिक पर, सेना तक को ऐसा बताया जाता है कि वार नहीं करना है। और इस तरीके के नीच किस्म के लोग जो घूमने आए लोगों को, जो अपने जीवन का एंजॉय कर रहे हैं, उनके ऊपर वार कर रहे हैं। लेकिन ये घटना जितना आप मामूली समझ रहे हैं उतना भी मामूली नहीं है। इसके पीछे पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख होते हैं, जनरल मुनीर, उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हाथ है। दरअसल वो मुनीर जो होते हैं एक भड़काऊ बयान जारी करते हैं, क्योंकि अब तो कटोरा लेकर पाकिस्तान भीख मांग रहा है, तो रास्ते पर जो उनके देश के लोग हैं वो कैसे आएँ, वो उनके ऊपर कैसे कब्जा बनाएं। इसलिए उन लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज़ बचता है कि भारत पर हमला करो, भारत में आतंकी भेजो और उसके बाद पूरे अपने कौम को दिखाओ कि हम कितना तुम्हारे लिए करते हैं, हम नहीं होते तो भारत तुम्हें खा जाता। और इसीलिए उन्होंने एक दिन कहा कि मुसलमान और हिंदुओं के अलग अलग व्यवहार का भी जिक्र किया। यानी उनका साफ तौर से कहना था कि हमें मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार करना है और हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार करना है। और इसी के कारण जो लश्कर तैयबा का एक संगठन होता है, द रेजिस्टेंट ऑफ फ्रंट TRF, जो एक बहुत बड़ा हमले की उसे प्रेरणा दी जाती है और उसी ने ही इस पूरे हमला की जिम्मेदारी ली है। खुफिया जानकारी के मुताबिक अगर माने तो जो लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह उर्फ खालिद होता है, वो इस पूरे मामले में साजिश करने वाला एक ही बंदा हो सकता है। और तो और दोस्तों, अलावा के रावलकोट में मौजूद लश्कर के 2 कमांडर होते हैं, जिनमें से एक का नाम अबू मूसा, जिसकी भूमिका अभी जांच के दायरे में है, जबकि 18 अप्रैल को मूसा ने रावलकोट के आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, ध्यान से जरूर सुनिएगा, कि जिहाद जारी रहेगा।
बंदूकें गरजती रहेंगी और कश्मीर में सर काटे जाते रहेंगे। मतलब क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है आप खुद समझ सकते हैं। और इस तरीके की नैरेटिव लेकर के वो किस तरीके से भारत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर इसका हिसाब जल्दी से नहीं किया गया तो इन परिवारों के जिनके घर वाले जान दे चुके हैं उन लोगों को कभी जीवन में हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। बल्कि हमें पूरे देश को एक साथ जुटना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और किसी भी हद तक, यानी अगर ज़रूरत पड़े तो पूरे पाकिस्तान को मिटा दिया जाए तो वो भी कुछ कम पड़ जाएगा, क्योंकि निहत्थे लोगों को मारने से अच्छा है कि उस पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाए, जिससे वो दोबारा इस तरीके की हरकत कर पाए। उस एक एक आतंकी संगठनों को, चाहे वो आतंकी जेल में बंद हो, चाहे वो संगठन कहीं भी मैनेज किया जा रहा हो, उसे मिसाइल के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से या जिस भी तरीके से हो सके रिटेलिएट करना तो बेहद ज़रूरी है। और इस दुख के घड़ी में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों के प्रधानमंत्री तक भारत के साथ खड़े हैं। पर अब हम कोई ठोस एक्शन नहीं लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि जिस देश में हम लोगों की प्रधानता है, हिंदुओं की प्रधानता है, उस देश का अगर ये हाल रहेगा तो सोचिए और देशों का हमारे प्रति व्यवहार क्या रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। यकीन मानिए ये पूरी कहानी झकझोर कर रख देगी आपको, और आगे इस मामले में जो जो अपडेट मिलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और उन तीनों आतंकी जिनके फ़ोटो फ्लैश हो रहे हैं, इन लोगों को भी बहुत जल्द बद से पत्थर बना दिया जाएगा, यानी जहन्नुम इन्हें पहुंचा दिया जाएगा, जहां के लिए इनकी बेकरारी बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।